गुड मॉर्निंग गाइस। गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग, सुप्रभातम। हाँ, नहीं प्रभात नहीं, नून हो गया, नून हो गया, कैंसल। भाई पढ़ाई कैसा चल रहा है आप लोगों का? एग्जाम आवे थे ना अबे? ठीक है। बोर्ड्स पोस्टपोन हो गए? कौन सा बोर्ड? बहुत सारे बोर्ड है ना हमारे यहाँ पे। अच्छा, सीबीएसई वाला। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। अरे देखो, आ, अभी यू शुड स्टार्ट रिवाइजिंग करंट अफेयर्स, ठीक है? जो नया आता है न्यूज वो तो पढ़ना ही है। ख्याति, आई विल शेयर माई ईमेल एट द एंड ऑफ द लेक्चर। अगर आपको कुछ डाउट हो तो आप मुझे पूछ लेना मेल करके, ठीक है? हाँ, सो मैं क्या कह रहा था? क्या कह रहा था, हाँ। सो यू शुड पे अटेंशन इन रिवाइजिंग द कंटेंट दैट वी हैव लर्न, ठीक है? I was going through some of the magazines of some institutes. So what I saw कि अगर आपने जो मैंने भी पढ़ाया है वो अगर आप ठीक से करते हो तो यू कैन सॉल्व गुड क्वेश्चंस, ठीक है? प्रोवाइडेड कि अगर आपने वो पढ़ा हो तो ठीक से, ठीक है? एंड प्लीज अपियर इन मॉक टेस्ट ऑन अ रेगुलर बेसिस, ठीक है? तो आपका रिवीजन होता रहेगा, ठीक है? हिजब इश्यू को छोड़ दो यार, ये पॉलिटिक्स के लिए बना है। द मोमेंट सुप्रीम कोर्ट कमेंट ऑन द इश्यू, देन वी विल टेक अ लुक ऑन इट, ठीक है? चार धाम प्रोजेक्ट नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट। यू शुड नो दैट चार धाम है कौन से, ठीक है? उतना पता होना चाहिए कि चार धाम कहाँ पे है। इट्स इन उत्तराखंड। हाँ देखो, रामसर साइट, एडिशन ऑफ रामसर साइट, addition of any place in world heritage list, those things are important. रशिया एंड यूक्रेन मैंने ऑलरेडी पिछले लेक्चर में कवर कर दिया है, ठीक है? वो भी काफी डिटेल में किया है, ठीक है? तो जिसको नहीं पता वो देख सकते हो। हाँ, अटल टनल भी पढ़ चुके हैं हम। वी हैव टू नो अबाउट टू थिंग्स। एक अटल टनल भी पढ़ना है रिवीजन के लिए, फॉर द पर्पस ऑफ रिवीजन। एंड वी हैव टू आल्सो स्टडी द चेनाब ब्रिज, चेनाब, वर्ल्ड टॉलेस्ट रेलवे ब्रिज, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? और ये मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं पहले, बट वी विल बी रिवाइजिंग थिंग्स नाउ ऑनवर्ड्स, ठीक है? मैं ऑलरेडी कवर करवा दिया है यूनेस्को का। और रामसर जो अभी नहीं आई है, आई थिंक कहाँ पे है, यूपी में आई थिंक, तो वो पढ़ेंगे, ठीक है? दैट वी विल डू। हाँ, गुजरात में खिजड़िया, खिजड़िया वन इज इन गुजरात, खिजड़िया एंड अदर, और एक और यूपी में, मैं नाम भूल गया उसका थोड़ा। यस, खिजड़िया तो गुजरात में है, ठीक है? चलो शुरू करते हैं। एंड नाउ ऑनवर्ड्स अगर आपको कोई टॉपिक पढ़ने हैं कि सर ये पढ़ा लो, तो मुझे एंड लेक्चर के एंड में बोल देना, ठीक है? तो हम कर लेंगे। देखो यार, इंडिया इजराइल, देखो एक बात बताता हूँ। इन 1992 when we opened up the economy, LPG reforms, at that moment we established diplomatic relationships with many countries. If you guys remember, we recently celebrated 30 years of diplomatic relations with Central Asian countries. जब मैंने आपको पढ़ाया था तब मैंने बताया था। And in the same way, Israel is also one such country with which we completed 30 years of diplomatic relationships, ठीक है? याद आ गया? ठीक है, चलो। And who was the prime minister in 1992? ऐसा क्वेश्चन अच्छा है अगर पूछना है तो। Who was the prime minister in 1992?
PV नरसिम्हा राव, ठीक है, वेरी गुड। चलो, sir, I'm a new student. Could you please tell me exactly what we are going to do? We just cover general knowledge, current affairs, question answers, ठीक है। जो भी मुझे important लगता है थ्रू आउट द वीक, तो वो मैं पढ़ाता हूँ, ठीक है। यू अटेंड द लेक्चर, यू विल कम टू नो, ठीक है। हाँ, लता दीदी तो कितनी इंपॉर्टेंट है यार, मतलब यार देखो यार, बंदे के लिए 2 दिन झंडा नीचे हो गया तो कितना इंपॉर्टेंट है। तो आज डिटेल में पढ़ेंगे लता दीदी के बारे में, ठीक है। थोड़ा गाना भी गा लेना बाद में। राहुल बजाज नॉट दैट इंपॉर्टेंट, लेकिन कोई बात नहीं, ठीक है, हमारा बजाज। चलो, hijab is a controversy as I have said before, so no need to go in detail, ठीक है। हुंडई पाकिस्तान कोई बात नहीं, नॉट अवर इश्यू, ठीक है। IPL ऑक्शन भी नॉट अवर इश्यू, ठीक है। इतना पता होना चाहिए कि सबसे ज्यादा हु वाज द हाईएस्ट पेड एथलीट, बस। श्रीनिधि का मतलब मतलब ऐसे तो बता नहीं सकता कितना सारा कंटेंट कवर किया होता है। जो भी नए स्टूडेंट्स है, देखो एनी न्यू स्टूडेंट, हमारे लेक्चर्स इतने मतलब मेरे PPT देख लो, लेक्चर देख लो, आपको सब पता चल जाएगा, ठीक है। पुराने लेक्चर्स एंड PPT आप देख लो, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। सारे टॉपिक्स ही होते हैं, जो भी करंट में इश्यू होते हैं, वी डिस्कस अबाउट इट, ठीक है। और फिर कुछ ना पता चले अगर ऐसा हो तो मुझे पूछ लेना, ठीक है। जो भी नए स्टूडेंट्स है, आज पढ़ो, आज ये लेक्चर अटेंड करो, तो आपको पता चलेगा कि कैसे होता है। एंड देन व्हाट यू कैन डू, यू कैन सी प्रीवियस लेक्चर्स, ठीक है। आई थिंक सो श्रीनिधि का हाँ होगा, ऑफ कोर्स PPT में होगा शायद, ठीक है, PPT एप्लीकेशन पे होगा, ठीक है। चलो देखो, विंटर ओलंपिक्स 2022, 2 तरह के ओलंपिक्स होते हैं, पता होना चाहिए। एक समर में होता है जो पिछले साल हुआ इन टोक्यो, दूसरा होता है विंटर में, ठीक है। कहां पे हो रहा है? चाइना, बेजिंग, ठीक है। व्हाट इज द इश्यू नाउ, दैट इंडिया ऑन अ डिप्लोमेटिक लेवल बाइकॉटेड दिस इवेंट। इसका मतलब क्या हुआ, दैट in any international event, the ambassador of the country also takes participation in this gatherings. बट इंडिया ने कहा है कि हम इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, हमारा एम्बेसडर पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। व्हाट इज द रीजन? बिकॉज चाइना ने वन ऑफ द सोल्जर whose name is की फैबो, he was responsible for the Galwan Valley incident, उनको टॉर्च बैरर रखा है। So this was considered as a politicized event by India, and so India declined to participate at a diplomatic level. पता चल गया। And not only India, many other countries like United States, UK, Australia, Japan, Denmark, Sweden, Latvia, Netherlands, Czech Republic, they all have boycotted this event at a diplomatic level, because human rights violation on the Uyghur community in Xinjiang, ठीक है। ये डिसाइड कोई भी कर सकता है, एनी सोवरिन कंट्री कैन डिसाइड कि मुझे पार्टिसिपेट करना है कि नहीं करना है। बट ट्राई टू अंडरस्टैंड वन थिंग गाइस, दैट डिप्लोमैट्स पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। इंडिया के एथलीट्स, यूके के एथलीट्स, यूएस के एथलीट्स, दे विल बी पार्टिसिपेटिंग इन दिस इवेंट, समझ गए। एथलीट्स जाएंगे, डिप्लोमैट्स नहीं जाएंगे, समझ गए। चलो फटाफट लिख लो ये। द रेड हाईलाइटेड पार्ट फॉर द न्यू स्टूडेंट्स, दे आर इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है। सो यू हैव टू पे मोर अटेंशन एंड रीड दोज थिंग्स, ठीक है। लिख लो।
No, you don't have to remember the name of the countries who has boycotted this event. ठीक है. थर्ड पैराग्राफ ये बताता है द टॉर्च बैरर इवेंट, जहां पे लोग टॉर्च लेके आते हैं स्टेडियम में. इन दैट इवेंट द पर्सन कॉल्ड की फेबो पार्टिसिपेटेड. नाउ ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द गालवान वैली इंसिडेंट. सो इंडिया कंसिडर इट एज एन ऑब्जेक्शनेबल एक्ट. ठीक है. जो डिसीजन लिया वो क्यों लिया गया उसकी बात कर रहा है. ठीक है. ओके गाइस, लिख लिया ये. सर द लेंथ ऑफ रशिया एंड यूक्रेन आर इंपॉर्टेंट. लेंथ मतलब बॉर्डर लेंथ. देखो यार, पूछने में तो कुछ भी पूछ सकते हैं. अगर आपको याद करना है तो कर लो. ठीक है. आधी से ज्यादा बॉर्डर डिस्प्यूटेड होती है, अभी कौन सी याद करेंगे. ठीक है, बट कर लो. आई डोंट थिंक सो, लेकिन ठीक है अगर आपको करना है तो. ठीक है. ओके, लेट्स गो एड. हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट. बेस्ट स्टेट टेबलू ऑफ रिपब्लिक डे परेड. देखो, पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था दैट द प्रपोजल्स आर सेंट बाय मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस. पहले मेरी बात सुनो, बाद में आंसर देना यार, खुद मत पढ़ो. ठीक है. मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इनविटेशन भेजती है सारे स्टेट्स को, सारी यूनियन टेरिटरीज को एंड डिफरेंट गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज विथ स्पेसिफिकेशंस अबाउट द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ टेबलू. तो विनर कौन डिसाइड करेगा? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस. ठीक है. टोटल 21 टेबलू हैड पार्टिसिपेटेड इन द रिपब्लिक डे परेड. 12 स्टेट से थे, 9 मिनिस्ट्रीज वर रिप्रेजेंटेड. बेस्ट स्टेट किसका था? यूपी का. ठीक है. भले हेल्थ और एजुकेशन में थोड़ा लोचा हो जाता है, लेकिन टेबल बनाने में चैंपियन है हम लोग. ठीक है. चलो नेक्स्ट. पॉपुलर चॉइस कैटेगरी किसको मिला था? महाराष्ट्र. ठीक है. बेस्ट मार्चिंग कंटिजेंट अमोंग सीएपीएफ. द आंसर इज CISF, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स. ठीक है. अमोंग सर्विसेज, नेवी, इंडियन नेवी. एंड पॉपुलर चॉइस में किसको मिला है? एनी आइडिया? पॉपुलर चॉइस आर्मी को नहीं मिला है, इट इज एयरफोर्स. ठीक है. एंड बेस्ट अमॉन्ग मिनिस्ट्रीज इज एजुकेशन. और दूसरा सिविल एविएशन. किसने लिखा है कम्युनिकेशन? सिद्धांत, तेरे से कैसे गलती हो गई? एक मार्क चला जाएगा यार, ऐसा कंफ्यूज नहीं होने का यार. चाय पी के बैठो मस्त. ठीक है. मजाक कर रहा हूं यार. ठीक है. पॉपुलर चॉइस मतलब इट इज डिसाइडेड बाय अ पॉपुलर वोट. लोगों को कौन सा पसंद आया. ठीक है. लोगों को, एक जज को पसंद आता है कोई आर्टिस्ट, और दूसरा आता है लोगों को. ठीक है. तो ये उसकी बात कर रहे हैं. लिख लो. देखो, ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट इसके नेक्स्ट वाली पीपीटी में है. ठीक है. विच इज रिलेटेड विद दिस पॉइंट ओनली. पहले इतना लिख लो, फिर आगे चलते हैं. हो गया.
हाँ की थोड़ा जल्दी लिखो। स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने बताया तो सही यार, स्टैच्यू बनाएंगे, टेबल बनाएंगे, मस्त रहने का, मजानी लाइफ। चलो हो गया। Okay guys, now try to understand this. These tables were judged to be the best, but why they were just judged to be the best? क्या रिप्रेजेंट किया था इन टेबल्स ने? तो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो हमें पता होनी चाहिए। अंडरस्टूड कि यूपी के टेबल पे क्या था, महाराष्ट्र के टेबल पे क्या था, ठीक है? कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमें पता होने चाहिए। चलो ये देखो, यूपी का टेबल क्यों इतना जोरदार था? अभी काशी विश्वनाथ धाम और उसकी हिस्ट्री के बारे में बताया था। ओडीओपी, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम के बारे में बताया था। महाराष्ट्र का टेबल क्यों इंपॉर्टेंट है? 5 बायोडाइवर्सिटी सिंबल्स के लिए, हरियल, शेक्रू, मैंगो, ब्लू मॉर्मोन। ब्लू मॉर्मोन इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो उनका स्टेट का बटरफ्लाई है, ठीक है? और जरूल। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का टेबल देखो, टाइटल क्या है? फ्रॉम वे टू मेटावर्स। मेटावर्स किसका प्रोजेक्ट है? मेटावर्स इज द प्रोजेक्ट ऑफ विच कंपनी? फेसबुक और मेटा, दोनों कह सकते हो। मेटा विल बी एप्रोप्रिएट आंसर, ठीक है? मेटा, ठीक है। एंड सिविल एविएशन मिनिस्ट्री, उन्होंने क्या बताया? पूरे देश का आम नागरिक, द रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एंड सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने मौके पे चौका मार दिया। कैसे? पहली बार उन्होंने टेबल बनाया और पहली बार में ही प्राइज मिल गया, ठीक है? अच्छा, मुझे कौन स्वयं देखो गाइस, मैं आपको एक बात बताता हूं, ध्यान से सुन लो। ये महाराष्ट्र का एग्जांपल ले लेते हैं अभी, ठीक है? मैं क्या कहता हूं, आप मुझे पूछते हो याद रखने की जरूरत है कि नहीं है। कुछ चीजें ऐसी होती है, आपकी जगह मैं होता तो मैं क्या करता? याद नहीं रखता, चलो, लेकिन एक आइडिया रखता कि हरियाली जैसा कुछ है, वो बर्ड है। शेरू जैसा कुछ है, वो स्टेट एनिमल है। मैंगो ऑफ कोर्स ट्री होगा, कॉमन सेंस। ऐसे करके एक रफ आइडिया होना चाहिए, ताकि अगर आपको पूछा जाता है तो आप एमसीक्यू देख के आपके दिमाग में कुछ बत्ती जले। समझ रहे हो मेरी बात? याद ही याद रखना जरूरी नहीं है, लेकिन एक रफ आइडिया तो आप रख सकते हो कि नहीं ऐसा कुछ था, ठीक है? समझ गए? डिफरेंस पता चल रहा है मैं क्या करने को कह रहा हूं आपको, ठीक है? हो गया। हाँ, अच्छा, मुझे एक लाइन में कौन बताएगा कि गगनयान मिशन में हम करने क्या वाले हैं? ह्यूमन स्पेस फ्लाइट जो हमारा प्रोग्राम है, उसमें हमारा अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है? मैं बहुत बार पढ़ा चुका हूं। हम कितने एस्ट्रोनॉट्स भेजने वाले हैं? अरे तीर्थराज मून पे थोड़ी भेजने वाले हैं, मेरे को मार डालोगे आप तो यार। Yes, we are planning to send 3 astronauts for 7 days in lower Earth orbit. Lower Earth orbit. LEO, LEO. ठीक है? So can you tell me the name of an engine जिसका 3rd सक्सेसफुल ट्रायल इसरो ने रिसेंटली किया था? बिकॉज ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं, मुझे नाम जानना है उसका। वेरी गुड सिद्धांत, एक्सीलेंट। इंजन पूछा है मैंने, वेहिकल नहीं पूछा अभी तक।
इट वॉज विकास इंजन गाइस। इसलिए मैं कह रहा हूं, देखो इतना आसान सा सवाल आपको नहीं आएगा अगर आप रिवीजन नहीं करोगे तो। इट वॉज विकास इंजन। उसका थर्ड सक्सेसफुल ट्रायल रिसेंटली कंप्लीट हुआ था, ठीक है। एंड आई टोल्ड यू दैट दिस विल बी इंस्टॉल्ड इन GSLV Mark 3, GSLV Mark 3, उसके थर्ड स्टेज में ये इंजन लगाया जाएगा, ठीक है। ये सब पढ़ा चुका हूं, लेकिन गलती कर गए आप। चलो अभी जाऊं आगे। एवरीबॉडी देखो, अभी से रिवीजन करके आना। मैं बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे पूछूंगा जो हम पहले पढ़ चुके होंगे, ठीक है। मैंने आपको ये भी बताया हुआ है कि रशिया इज प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग टू आवर एस्ट्रोनॉट्स, ठीक है। और मेडिकल एड, मेडिकल सप्लाईज आर कमिंग फ्रॉम फ्रांस, ठीक है। वेरी गुड गाइस, वेरी गुड, ठीक है। चलो आगे चलेंगे। और डायरेक्ट नहीं भेजने वाले हैं हम एक ही बार में। वी विल कंडक्ट टू एक्सपेरिमेंटल अनमेन्ड एयरक्राफ्ट, ठीक है। उसके पहले 2 बार अनमेन्ड एयरक्राफ्ट भेजेंगे और तीसरी बार में हम 3 एस्ट्रोनॉट्स को भेजेंगे, ठीक है। 2 ट्रायल बॉल और फिर थर्ड में फाइनल, ठीक है, याद रखना। चलो ये देखो स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी। अगर मैं एक भाषा में बोलूं तो रटना है पूरा का पूरा पीपीटी, ठीक है। भक्ति मूवमेंट आपको पता है, भक्ति मूवमेंट which was started in 6th century. Bhakti movement was important because they did not had a distinction between caste, race, gender, religion. The movement of bhakti was open to everyone. All of these great saints, they wanted to establish an equal society back in 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th centuries, ठीक है। तो जो हमारे रामानुजाचार्य जी है, he was a भक्ति सेंट फ्रॉम 11th century, ठीक है। तो अभी उनका 100th ऐसा कुछ आ रहा है, कुछ इवेंट है उनकी, ठीक है। तो फॉर दैट पर्पस और 216 feet tall statue of equality was inaugurated by मोदी जी, ठीक है। Statue of Equality is made up of 5 chola. That means a combination of 5 metals, including gold, silver, brass, copper, and zinc. It will be one of the tallest metallic statues in sitting position in the world, ठीक है। 54 feet high base है और उसका नाम क्या है? भद्रवेदी। और इस बेस के अंदर there is a digital library about ancient Indian text showing the work of रामानुजाचार्य, ठीक है। और स्टैच्यू बनाया किसने, कॉन्सेप्चुलाइज किसने किया है? श्री रामानुजाचार्य आश्रम्स, श्री चिन्ना जिया स्वामी। आपको कुछ पता चला इसमें से? नहीं पता चला तब भी याद रखना है, ठीक है। ये सब जोरदार जोरदार लोग हैं, ठीक है। मेरे डेस्क के सामने इनकी पूरी फिलोसॉफी लगाई है मैंने, ये देखो मेरे सामने ही है। He proposed the theory of विशिष्ट अद्वैता, ये आप याद रख सकते हो, ठीक है। उनकी सबसे फेमस थियरी है विशिष्ट अद्वैता, ठीक है। पूरा पेपर एग्जैक्ट मेरे सामने है, फिलोसॉफी उनका। वो भी मुझे पता नहीं चलता आपकी तरह, लेकिन मैं पढ़ लेता हूं, ठीक है। वो मुन्ना भाई में वो कैसे संजय दत्त आखिर में बोलता है, उसको पता कुछ नहीं चलता लेकिन आता तो सब कुछ है ना, उसके जैसा है, ठीक है। इंडियन एक्सप्रेस में आर्टिकल अच्छा आया है, लेकिन तब भी पता नहीं चलेगा। इनकी फिलोसॉफी बहुत जोरदार होती है भाई। वो ब्रह्मांड की बात करेंगे ना, फलाने की बात करेंगे, ठीक है।
अपने को नहीं पता चलता भाई, लेकिन मैं थियोरिटिकली बोल सकता हूँ क्या है क्या नहीं है, ठीक है, ऐसा है। लेकिन आप समझ सकते हो ना, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही इंपॉर्टेंट स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी। अभी लास्ट टाइम मैंने आपको पूछा था कि वो रेलवे स्टेशन का नाम क्या रखा था, आप लोगों ने मेरे को निराश कर दिया था। एकता नगर। नहीं, वो मेरे खुद के नोट्स है, मुझे फिलोसॉफी थोड़ी पढ़नी पड़ती है, तो मैं लगा के रखता हूँ, ठीक है। एकता नगर वॉज द आंसर। ये सब इंपॉर्टेंट है, सब लिखना है। आप समझ सकते हो ना ये क्यों इंपॉर्टेंट है, मतलब मोदी जी ने खुद जाके इनॉग्रेट किया था, समझ रहे हो ना इंपॉर्टेंस। हाँ, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया कि यार हैदराबाद में तो इलेक्शंस है नहीं, लेकिन सोचा चलो ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं सोचना चाहिए, गलत बात है। अरे यार श्रुत, कुछ नहीं पता चला, मैं सच में कल से इतना कंफ्यूज था। मैंने पूरा वो फॉर्मेटिंग करवाया है लैपटॉप का, तो ये अजीब तरह का पावर पॉइंट आ गया है। मेरे को तो पहली बार पता चला ऐसा भी कुछ आया है नया मार्केट में। कुछ ना कुछ करके मैंने पीपीटी बनाई, तो मेरे को सब नया नया लग रहा है इसमें। हो गया एवरीबॉडी। Under which article of the Indian Constitution a new state can be created by changing the boundaries of the existing state? 4 नहीं आएगा, 2 नहीं आएगा, ये कितनी बार पढ़ाया है। वेरी गुड। 3, थर्ड आर्टिकल 3। आर्टिकल 4 में क्या आता है, एडमिशन, ठीक है, एग्जैक्टली exactly। और आर्टिकल 4 में ये भी लिखा है दैट दिस शुड नॉट बी सीन एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। अगर आप कोई भी नया स्टेट बनाते हो बाइफरकेट करके, देन इट शुड नॉट बी सीन एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। याद आया? चलो, और ये हो गया, अभी चले आगे। सिद्धांत, आज दूसरा दूसरा क्वेश्चन भी गलत हो गया है यार। आर्टिकल 2 कैसे आ गया? आर्टिकल 2 एडमिशन के लिए होता है, ठीक है, याद रखना। 2 से एडमिशन, 3 से कुछ भी नया। हाँ, बाद में तूने 3 लिखा, मैंने देखा। 3 से नया। और फोर्थ क्या कहता है, वॉट एवर यू आर डूइंग फॉर, अगर आप कुछ भी नया स्टेट बनाते हो अंडर आर्टिकल 3, देन इट इज नॉट टू बी सीन एज कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। चलो आगे चलेंगे। 808 दिव्य देशम्स, अगर आप कोई भी आर्टिकल पढ़ते हो रामानुजाचार्य के बारे में, तो ये एक वर्ड आएगा बार बार, 108 दिव्य देशम्स। ये है क्या बेसिकली? टेम्पल्स डिवोटेड टू वैष्णविज्म, ठीक है। रामानुजाचार्य जो है, ही प्रोपोगेटेड वैष्णविज्म। पता चला, एक शैविज्म होता है और दूसरे होते हैं वैष्णविज्म साउथ में।
मैं ब्रॉड कैटेगरीज बता रहा हूँ, ठीक है, कोई टूट मत पड़ना मेरे पे। नायनर्स होते हैं और अलवर्स होते हैं, ठीक है। अलवर्स आर द पीपल हु फॉलो वैष्णविज्म लाइक रामानुजाचार्य जी, ठीक है। तो ये वो होता है। 3D मैपिंग ऑन लाइफ ऑफ रामानुजाचार्य भी किया है, ठीक है, वो पता होना चाहिए। एंड द नेक्स्ट थिंग, प्राइम मिनिस्टर मोदी ऑल्सो इनॉग्रेटेड 2 new research facilities of ICRISAT. It is a very important institution because they promote research in semi-arid regions of the world. ठीक है? India has a large area of semi-arid topography. Rajasthan, Gujarat, Maharashtra, Telangana, they are semi-arid regions. ठीक है? उसके डेवलपमेंट के लिए, उनके एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट के लिए this research institution is working from last 50 years, ठीक है। कहां पे लोकेटेड है, कहां पे उद्घाटन किया? हैदराबाद में, लिख लो। The people who live in this region which are semi arid, it has been seen that they are the poorest of the poor. समझ रहे हो? तो अगर आप वहां पे अच्छा एग्रीकल्चर करवा सकते हो, then it will be better for them, ठीक है। What question can be formed in CLAT? Ramanujacharya was a saint, belonged to which century? 8, 9, 10, 11, 12. लिखो आंसर। अच्छा, ICRISAT वाला। Recently, Prime Minister inaugurated 2 research facility at Hyderabad. For which purpose? Which institute? फिर fill in the blank ले देंगे, 4 आंसर लिख देंगे, CSIR, ICRISAT और कोई और दे देंगे। ढूंढो आंसर। The institute inaugurated by Prime Minister Modi is located in which place? ICRISAT, हैदराबाद, बैंगलोर, चेन्नई, एक और ऑप्शन दे देंगे। बोलो, और कोई क्वेश्चंस बनाओ इसमें से। मैं it depends on the person who wants to frame a question, समझ रहे हो? We should know the information. मतलब आई गेस पिछले साल या उसके पिछले एग्जाम में नीति आयोग का फुल फॉर्म पूछा है एग्जाम में, ठीक है। अगर आपने ऐसे ही उसको टाल दिया होगा, आपने ध्यान से नहीं पढ़ा होगा, तो शायद गलत हो जाएगा, ठीक है, बिकॉज ऑप्शंस भी काफी सिमिलर देते हैं। हो गया? शुड आई गो अहेड? चलो, और मैं अभी आज के लिए मैं आज मैंने क्वेश्चंस भी काफी डाले हैं, 10 जितने। आप देख लो आपसे होते हैं कि नहीं होते हैं, ठीक है। जो मैंने पढ़ाया उसके ऊपर ही है। देखो, इंडिया विंस ICC अंडर 19 वर्ल्ड कप 2022। इंडिया डिफीटेड इंग्लैंड, ठीक है। किसको हराया हमने? इंग्लैंड को। एंड वी आर द फर्स्ट कंट्री टू विन 5th टाइटल। कितनी बार जीते हैं इसको गिन के? टोटल 5 बार। कैप्टन कौन है वो बता दो। हु इज द कैप्टन? वेरी गुड, यश धुल। फर्स्ट टाइम हमने कब जीता था अंडर 19 वर्ल्ड कप 2022? वेरी गुड रिया, इन द ईयर 2000, ठीक है। कैप्टन थे तब मोहम्मद कैफ, ठीक है। नाउ व्हाई मैंने क्यों ये पढ़ाया? क्योंकि जिस दिन इंडिया ये मैच जीता है उसके बाद का स्पोर्ट्स आर्टिकल देखो आप इंडियन एक्सप्रेस का। They talked about the prowess of Indian youth in the field of cricket. कि हम consistently under 19 जीत रहे हैं and that is the reason we are having a strong team today. ये जो भी एडिटर्स होते हैं न्यूज़पेपर में लिखते हैं, तो उन्होंने तब बताया कि 2000 में कैफ था,
फिर 2008 में विराट कोहली था, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अंडरस्टूड? अभी वो कोई वो पैसेज उठा लेगा तो उसमें से ये सारी इंफॉर्मेशन गायब कर देगा। अंडरस्टूड? व्हाट वी शुड लुक आउट फॉर अगेन इज फैक्ट्स। चलो हो गया भाई। अर्जुन तेंदुलकर के साथ अपना संबंध नहीं है इतना अच्छा चैतन्य, तो पता नहीं है, लेकिन अर्जुन का फ्यूचर सिक्योर है। ठीक है, अपने विनोद कांबली है। ठीक है, उसको तो खिलाएंगे लोग। ठीक है, ओके गाइस, चले आगे। चलो देखो, फटाफट लिखना शुरू कर दो। लता दीदी के बारे में आप समझ सकते हो, 92 ईयर्स ऑफ एज, बहुत बड़ी बात। 2 days मॉर्निंग, 2 days फ्लैग वुड फ्लाई फॉर हाफ मास्ट, आपको पता ही होगा। अ पब्लिक सेरेमनी एट शिवाजी नेशनल पार्क, सॉरी शिवाजी नेशनल पार्क या शिवाजी पार्क, आफ्टर बाला साहेब ठाकरे। तो आप समझ सकते हो इंसान कितना बड़ा है। ठीक है, तो उनके बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो हमें पता होनी चाहिए। शी वॉज हॉस्पिटलाइज एट ब्रिज कैंडी। ठीक है, शिवाजी पार्क में उनका वो था पब्लिक सेरेमनी। ठीक है, और यहाँ पे जितना भी लिखा है मैंने वो सब लिख लो, ताकि हमें उनका पहला गाना कौन सा है क्या नहीं है वो कोई भी पूछे तो हमें आना चाहिए। ठीक है, ए मेरे वतन के लोगों, आपको पता ही होगा, आंख में भर लो पानी। ठीक है, किसने लिखा है ये सॉन्ग? सी रामाचंद्र जी ने। ठीक है, और अगर आपने वीडियो देखा होगा तो जवाहरलाल नेहरू और वो बाजू बाजू में खड़े हैं, एंड शी इज सिंगिंग दैट सॉन्ग। ठीक है, ये लिख लो। फिर मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें डिक्टेट करूंगा उनके बारे में, आपको लिखनी पड़ेगी वो भी। ठीक है, पहले इतना लिख लो। आपके घर पे कोई रोया था ये सुन के? बहुत लोग जज्बाती हो जाते हैं। ठीक है, हाँ वही तो मैं कोई ना कोई तो घर पे रोया ही होगा। इतना दुखी नहीं होने का है यार। ठीक है, ओके गाइस, प्लीज राइट डाउन सम इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है, मैं जो बोल रहा हूं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट ही है इतना। शी वॉज द फर्स्ट इंडियन पर्सन टू परफॉर्म एट द रॉयल एल्बर्ट हॉल इन लंदन। रॉयल है, एल्बर्ट हॉल इन लंदन, लता मंगेशकर। ठीक है, दादा फाड़के अवार्ड इन 1989। 1989 इज इंपॉर्टेंट। भारत रत्न अवार्ड इन 2001, अगेन इंपॉर्टेंट। ठीक है, शी इज ऑल्सो द रिसिपिएंट ऑफ ऑफिसर लीजन ऑफ ऑनर, फ्रांस। ये भी लिख लो। भारत रत्न अवार्ड 2001, दादा साहेब फाड़के अवार्ड 1989, फर्स्ट इंडियन पर्सन टू परफॉर्म इन रॉयल एल्बर्ट हॉल। ठीक है, एंड द रिसिपिएंट ऑफ ऑफिसर लीजन ऑफ ऑनर अवार्ड, फ्रांस। ठीक है, आई गेस 2 साल पहले आई गेस कोई एग्जाम थी, आप लोगों की थी, तो उसमें लिखा था
प्रियांशी मैं कितनी बार रिपीट करूं? 2 बार तो मैं बोला, और इतना धीरे धीरे से बोलता हूं। ठीक है, भारत रत्न 2001, दादा साहेब फाड़के अवार्ड 1989, first Indian to perform at Royal Albert Hall, an Officer Legion of Honor Award, फ्रांस। ठीक है, हाँ मैं क्या कह रहा था, तो आपका कोई आपकी एग्जाम थी 2 साल पहले, मैं क्लास ले रहा था तब भी, तो उसमें एक बहुत ही अच्छी तरह से क्वेश्चन पूछा था, देख विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सनालिटीज हैव वॉन भारत रत्न अवार्ड्स, और 4 ऑप्शन दे दिए थे, हु हैज नॉट वॉन द भारत रत्न अवार्ड। तो 4 में से 3 ने जीते हुए थे और एक ऐसा इंसान था जिसने नहीं जीता था। ठीक है, सो वी हैव टू नो, ऐसे अगर कोई पर्सन हो कि किसने पद्म विभूषण जीता है या ये जीता है। ठीक है, और इसीलिए मैं आपको कहता हूं दैट यू शुड हैव अ लुक एट द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। ठीक है, फिल्म अवार्ड तो सब जीते होते हैं। ठीक है, नेशनल फिल्म भी, मतलब देखो यार खुशी, ये पता है क्या है, कॉमन सेंस लगाने का, कि इतना बड़ा बड़ा अवार्ड जीता है इन्होंने, तो नेशनल फिल्म अवार्ड तो जीता ही होगा, फिल्म फेयर अवार्ड तो जीता ही होगा। समझ रहे हो? चलो हो गया, चलेंगे आगे। मैंने रिसेंटली आपको मिडल ईस्टर्न कॉर्ड के बारे में पढ़ाया था, याद है? मिडल ईस्टर्न कॉर्ड, हु आर द मेंबर ऑफ दैट ग्रुप, वो 4 पार्टी कौन सी है? वेरी गुड सिद्धांत। एक सिद्धांत के अलावा किसी को नहीं आता ऐसा मान लू मैं? खुशी, आंसर गलत है। श्रुत, आंसर गलत है। ये देखो यार, ये देखो, आपका थोड़ा समझ रहे हो आप दिक्कत कहां पे आ रही है आप लोगों को? इतना इजी क्वेश्चन लेकिन आप नहीं कर पा रहे हो गाइस। देखो अनमोल, यूएसए, इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, वो सिंपल क्वाड्रिलेटरल ग्रुप है। मैंने क्या पूछा था? मिडल ईस्टर्न क्वाड्रिलेटरल ग्रुप, मिडल ईस्टर्न क्वाड्रिलेटरल ग्रुप लिख लो। यूएसए, यूएई, इंडिया, इजराइल। अब याद आया, जिसने भी सऊदी अरेबिया लिखा है, आपका आंसर कैसे गलत हो गया? सो प्लीज मैं कह रहा हूं, अभी आप रिवीजन शुरू करो थोड़ा अच्छे से। इंडिया, यूएसए, यूएई, इजराइल। और कौन मिले थे इस मीटिंग में? विच डिग्नेटरी वॉज प्रेजेंट इन दिस मीटिंग? वेरी गुड सिद्धांत, यस, ये होना चाहिए, फॉरेन मिनिस्टर्स, एग्जैक्टली। ये मीटिंग किसकी थी? फॉरेन मिनिस्टर्स की। ठीक है, वेरी गुड गाइस, वेरी गुड। ठीक है, चलो डोंट वरी प्रीशा, मैं करवा दूंगा, मैं करवा दूंगा। ठीक है, चिंता मत करो, मैं करवा दूंगा। चलो देखो, इन दैट ओलंपिक, विंटर ओलंपिक इवेंट 2022 being held in Beijing, उसमें there is only one Indian person participating in the event. His name is Arif Khan. My name is Khan नहीं, Arif Khan। ठीक है, and he unfurled the Indian flag and he represent the contingent of 4 Indians। ठीक है, he will be the 16th Indian winter Olympian, but first in history to qualify for 2 events in the same edition of the winter Olympic games। ठीक है, एक ही एडिशन में 2 इवेंट में क्वालिफाई करने वाले वो पहले इंसान है, और ओवरऑल ही इज द 16th पर्सन। तो वो कौन सी इवेंट में पार्टिसिपेट करेंगे? स्लैलम एंड जाइंट स्लैलम। ठीक है, बेसिकली ही इज अ स्कीइंग पर्सन। ठीक है, स्कीइंग करते हैं। फटाफट लिख लो।
from now onwards my lectures will be based on revision more, ठीक है, along with current affairs. इसलिए मैं कह रहा हूं अगर आप पढ़ के आओगे, मैं पूछता हूं तब आप आंसर दोगे, तब आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, ठीक है. हो गया. आगे चलेंगे एवरीबॉडी. चलो, देखो, ही इज अ वेरी फेमस पर्सन. ये भी ऐसा इंसान है जिसका मतलब बहुत नाम, क्योंकि एक जमाने में बी आर चोपड़ा का महाभारत वो बहुत बड़ी बात है, ठीक है, समझ रहे हो, इट्स अ वेरी बिग थिंग. वो जर्नलिस्ट थे ना विनोद दुआ, उनका भी बहुत फेमस शो आता था. ये सब वो लेवल के इंसान है, ठीक है, दे आर कॉल्ड एज रिनाउंड पीपल. इसके लिए उनके बारे में पढ़ना पड़ता है. महाभारत का भीम वो गुजर गया, नाम क्या था उनका, प्रवीण कुमार सोपती, ठीक है. एंड अपार्ट फ्रॉम बीइंग भीम, वो ही ऑल्सो रिप्रेजेंटेड इंडिया इन 2 ओलंपिक गेम्स एंड ऑल्सो अ 4 टाइम एशियन गेम्स मेडालिस्ट, ठीक है. ही हैज ऑल्सो वॉन द अर्जुन अवार्ड्स. कौन से 2 ओलंपिक में रिप्रेजेंट किया इंडिया को, मैक्सिको एंड म्यूनिक, ठीक है, लिख लो. विनोद दुआ, आपको ऐसा लगता है कि मतलब ही इज अ स्मॉल पर्सन, मतलब हमको नहीं पता उतना, बट ही इज अ वेरी रिनाउंड पर्सन इन द फील्ड ऑफ जर्नलिज्म, समझते हो आप. उनके ऊपर भी आराम से, मतलब उनके ऊपर क्या, हम सभी, उनके ऊपर भी सिटिशन का केस चौंटा दिया था गवर्नमेंट ने, ठीक है, स्टिकर देशद्रोही का. फिर मार मार निकाला उन्होंने, बात अलग है, लेकिन ऐसा होता है, ठीक है. इंडिया का सबसे पहला ग्रीन हाइड्रोजन बेस्ड एनर्जी प्रोजेक्ट कहां पे आने वाला है? इंडिया का सबसे पहला, अरे वाराणसी कहां पे पहुंच गए. अगेन समथिंग दैट आई हैव टॉट विच वाज वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन गलतियां हो रही है आप सबकी. सबका आंसर गलत है. मैं आंसर नहीं बताने वाला, खुद ढूंढ लेना, ठीक है. पढ़ा चुका हूं, हाँ, अब सिद्धांत आया धीरे धीरे करके. इंडिया का सबसे पहला ग्रीन हाइड्रोजन पावर प्रोजेक्ट. ग्रीन हाइड्रोजन क्या है, ब्लैक हाइड्रोजन क्या है, ये सब पढ़ा चुका हूं मैं. और बाद में मैंने ये पढ़ाया था कि इंडिया का सबसे पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट इस जगह पे आने वाला है. अभी आप सबने मुझे काफी डिसअपॉइंट किया है, तो मैं आज आंसर नहीं देने वाला. आप खुद गूगल करोगे या पढ़ोगे और ढूंढोगे. इट वॉज इन आंध्र प्रदेश. आंध्र प्रदेश, जगह का नाम है सिमहद्री, SIMAHADRI. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन आप भूल जाते हो. सिमहद्री इन आंध्र प्रदेश, ठीक है. एंड दिस प्रोजेक्ट विल बी कंडक्टेड अंडर द गाइडलाइंस ऑफ नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, NTPC. बराबर, याद आया. ग्रीन हाइड्रोजन, everybody, green hydrogen and hydrogen fuel cell are important topics.
मैंने बहुत डिटेल में करवाया था, फोटो लेके आया था, इफ यू गाइस रिमेम्बर, कि ग्रीन कैसे बनता है, ब्लू कैसे बनता है, ठीक है। चलेंगे आगे एवरीबॉडी, ठीक है, चलो। री-इमेजिनिंग म्यूजियम्स ग्लोबल समिट 2022. Why this is important? It's a global summit event organized by India, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और कौन से मिनिस्ट्री ने? यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। नाउ व्हाट इज द एम, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? टू मेक श्योर दैट द म्यूजियम्स आर गवर्नड वेल। म्यूजियम्स कैसे बनाने चाहिए, हाउ दे हैव टू बी इंटरैक्टिव विद द पीपल, आज के जमाने में म्यूजियम्स को कैसे होना चाहिए, हाउ टू यूज टेक्नोलॉजी इन द म्यूजियम, ऑडियंस को एजुकेट कैसे किया जाए, ऑडियंस को मैनेज कैसे किया जाए, उसके रिलेटेड अच्छी प्रैक्टिसेस को शेयर करना, दैट वाज द एम ऑफ दिस समिट। पता चला कि आप म्यूजियम में जाओ और आपको लगे कि आप किसी खंडर में गए हो, ऐसा ना लगे। टू मेक म्यूजियम, आप मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम में जाते हो न्यूयॉर्क में तो मजा आता है ना, ऐसा समझ रहे हो। अपने म्यूजियम भी अच्छे होने चाहिए, एकदम जोरदार, उस पर्पस के लिए, ठीक है। और हु इज द यूनियन कल्चर मिनिस्टर? जी किशन रेड्डी, ठीक है, लिख लो। हो गया एवरीबॉडी, चले आगे। हो गया सबका? चलो देखो, ये इसके आंसर इतने आराम से देना वरना आपकी गलती हो जाएगी। ये मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। अरे यार, स्वयं सब लोग आपसे सोच के देना आंसर, वरना गलती हो जाएगी। मैं ऑनेस्टली कह रहा हूं, सो प्लीज टेक योर टाइम। और ये मैं पढ़ा चुका हूं आपको। डू यू गाइस रिमेंबर G20 ट्रॉइका क्या था, क्या है? किसको याद है कि हमने ऐसा पढ़ा है? पहले मुझे ये जानना है, किसको याद है कि हाँ सर हमने ऐसा पढ़ा है? तब मैंने ट्रॉइका के बारे में आपको पढ़ाया था, अभी ध्यान से सुनना, बिकॉज देर आर न्यू स्टूडेंट्स ऑल्सो। G20 इज अ ग्रुप ऑफ 20 कंट्रीज। 20 कंट्रीज में 19 कंट्रीज है और एक यूरोपियन यूनियन। G20 क्या है? बेसिकली ए ग्रुप ऑफ 19 कंट्रीज प्लस 1 यूरोपियन यूनियन, ठीक है। अभी ध्यान से सुनना, हर साल दे ऑर्गेनाइज मीटिंग्स, एक बार इस कंट्री में, एक बार इस कंट्री में, एक बार सम अनदर कंट्री, ठीक है। तो इसे कहते हैं एनुअल समिट ऑफ G20, एनुअल समिट ऑफ G20। ये 2022 में समिट कहां पे होगा? इंडोनेशिया में। ध्यान से सुनना मेरी बात, कहां से पे होगा? इंडोनेशिया में। 2023 में कहां पे होगा? द आंसर विल बी इंडिया, ठीक है।
तो ट्रॉइका क्या होता है? इट इज अ ग्रुप ऑफ 3 कंट्रीज ऑफ G20। तो G20 में से 3 कंट्री कौन सी होगी? तो यहां पे कौन सी होगी? एक वो कंट्री जो अपनी मेंबरशिप छोड़ती है, एक जो खुद मेंबर है और समिट ऑर्गेनाइज करेगा, और एक वो होती है कंट्री जो नेक्स्ट ईयर समिट ऑर्गेनाइज करेगी। पता चला? द आउटगोइंग मेंबर, द प्रेजेंट मेंबर एंड द नेक्स्ट मेंबर। पता चला? समझ गए ना? तो G20 ट्रॉइका में अब कौन है अभी? द आंसर इज इटली, इंडोनेशिया एंड इंडिया। बिकॉज 2021 में कौन था मेंबर? इटली। ठीक है, फिर इंडोनेशिया और इंडिया। ट्रॉइका के मेंबर्स कौन है? इटाली, इंडोनेशिया एंड इंडिया। अभी नेक्स्ट साल क्या होगा? इंडोनेशिया, इंडिया एंड ब्राजील। बिकॉज इंडिया के बाद किसकी मेंबरशिप आएगी? ब्राजील की। तो तब ट्रॉइका का फॉर्मेशन बदल जाएगा। ठीक है, इंडोनेशिया, इंडिया एंड ब्राजील। समझ गए एवरीबॉडी? जो नए स्टूडेंट्स हैं आपको भी पता चलेगा। ठीक है, एंड G20 के बारे में मैंने पढ़ाया है ऑलरेडी दैट इट इज अ इनफॉर्मल ग्रुप। अगर इनफॉर्मल ग्रुप है तो आपको लगता है हेडक्वार्टर होगा? द आंसर इज नो। यूनाइटेड नेशन एक एस्टैब्लिश इंस्टीट्यूशन है, इसके लिए उसका हेडक्वार्टर है। लेकिन G20 तो क्या है? सिर्फ पार्टी करने के लिए मिलते हैं हर साल, तो उनका हेडक्वार्टर है ही नहीं। समझ रहे हो? इनफॉर्मल ग्रुप, सो नो हेडक्वार्टर। समझ गए? और थीम क्या था G20 2021 का? वेरी गुड। पीपल, प्लानेट एंड प्रॉस्पेरिटी। फटाफट लिख लो। अरे बिल्ड बैक बैटर इसका नहीं है, बिल्ड बैक बैटर तो G7 का है स्वयं। आपने तब भी गलत बोला था। बिल्ड बैक बैटर किसका है? G7, ग्लोबल 7। कहां पे मीटिंग हुई थी इस बार? लिख लो। बिल्ड बैक बैटर किसको काउंटर करने के लिए बनाई गई थी? इफ यू गाइस रिमेंबर, मैंने आपको बताया था दैट बिल्ड बैक। अरे वेरी गुड, वेरी गुड। ब्राजील विल बी अ मेंबर इन 2024। 2024 में कहां पे होगा समिट? ब्राजील में। तो ब्राजील विल बी अ मेंबर ऑफ 2023 ट्रॉइका। ठीक है गाइस, इफ यू रिमेंबर मैंने आपको बताया था दैट बिल्ड बैक बेटर, दिस वाज अ थीम, दिस वाज द आइडिया टू काउंटर चाइना। जब G7 की मीटिंग हुई थी तब बिल्ड बैक बेटर से व्हाट वाज द प्लान? टू काउंटर द चाइना। जैसे चाइना सबको लोन देता है फॉर द डेवलपमेंटल पर्पसेस, इन द सेम वे the industrialized nation G7 they decided that we should also give loans to build back better, basically to counter China। ठीक है, चलो हो गया, आगे चलेंगे।
नेटो, नेटो इज इंपॉर्टेंट एंड नेटो ऑलरेडी हमने कवर कर दिया है, नेटो ऑलरेडी मैंने कवर कर दिया है। प्लीज वॉच प्रीवियस लेक्चर अबाउट रशिया एंड यूक्रेन, मैंने ऑलरेडी कवर कर दिया है, ठीक है। फॉर्म्ड इन 1949, उसके अगेंस्ट में वॉर्सो पैक्ट एक्सेट्रा एवरी ईयर के साथ मैंने बताया है कि 2008 में कौन से नए मेंबर्स बने, पहले सिर्फ 5 मेंबर्स थे। आई होप यू गाइस रिमेंबर, बाकी सबको याद है। मैंने नेटो की पूरी, हाँ हाँ, इट इज इम्पोर्टेंट क्या थी, इट इज इम्पोर्टेंट, ठीक है। मैंने नेटो की बहुत अच्छे से हिस्ट्री कवर की थी, ठीक है। इट इज इम्पोर्टेंट नेटो बिकॉज ऑफ रशिया एंड यूक्रेन, ठीक है। सो वो देखना है हमें, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। फाउंडर ऑफ लखनऊ घराना ऑफ कथक कौन है? बिरजू महाराज नहीं। देखो बहुत सारे नाम हैं, बट इफ यू गो थ्रू द पेपर्स ऑफ इंडियन एक्सप्रेस, then there is this one name which is called ईश्वरी प्रसाद जी। आप मुझे पूछोगे कैसे पता चला सर, तो जब बिरजू महाराज गुजर गए थे तब इन एवरी आर्टिकल दिस नेम ईश्वरी प्रसाद जी was also written. Why? Because बिरजू महाराज जी is direct descendant of this ईश्वर प्रसाद जी, and ईश्वर प्रसाद जी is considered as the founder of लखनऊ घराना of कथक। समझ गए ये नाम कहां से आया? नेक्स्ट क्वेश्चन। बिरजू महाराज was I would say the director of one of the most important institute of Kathak in Delhi for close to 30 years. उस इंस्टीट्यूट का नाम क्या था? ये पता चला कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, अगर मुझे बिरजू महाराज के ऊपर क्वेश्चंस पूछने हैं तो। कलाश्रम तो उनका खुद का नाम था, और कलाश्रम हिज ओन इंस्टीट्यूट, ठीक है। याद आया? एवरीबॉडी लिख लो, जो नए स्टूडेंट्स हैं आप लिख लो। शिवराज आप किसके बारे में बात कर रहे हो, मुझे पता नहीं चल रहा। आप थोड़ा मतलब डिटेल में बताओगे तो मुझे शायद कुछ पता चले। हाँ थुमरी और ये सब तो ऑलरेडी हो गया है, ठीक है। ओके गाइस, वो चले आगे। He was also associated with संगीत नाटक एकेडमी, ठीक है। याद रखना ये 3 इंस्टीट्यूट्स, दिस 3 इंस्टीट्यूट्स, ठीक है। He retired in 1998 यहाँ पे, and 1998 के बाद he founded this institute, his own institute, ठीक है। चलो which
ओके ओके शिलर, मैं लिख रहा हूं मेरे बुक में। मैं मुझे कुछ लगता है इंपॉर्टेंट तो मैं आपको बताऊंगा, बिकॉज फ्यूजन के रिलेटेड मैंने ऑलरेडी बहुत डिटेल में पिछले टाइम ही कंप्लीट कर दिया है, ठीक है। तो भी मैं देख लूंगा। यूके जेट लेबोरेटरी ना, यूके जेट लेबोरेटरी, ओके। अरे भैया इसका आंसर दे दो। हाँ सोमिया, यू आर राइट। एनीबडी? चलो लिख लो। पता चल गया क्वेश्चंस कैसे पूछे जा सकते हैं। अगेन दिस वाज टेकन फ्रॉम न्यूज़पेपर, अगेन। समझ रहे हो? चलो आगे चले। हु वॉन द सुभाष चंद्र बोस आपदा पुरस्कार 23 जनवरी, पराक्रम दिवस? वहां से उठाया मैंने ये, उस दिन के न्यूज़पेपर से। वेरी गुड सिद्धांत, वेरी गुड। गुजरात इंस्टीट्यूट ऑफ, अरे, ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट एंड सिक्किम डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, चेयरमैन विनोद शुक्ला। पता चला मैंने उस दिन क्यों आपको बताया था कि बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ना इस बार सुभाष चंद्र बोस के बारे में, ठीक है। बिकॉज आप किसी इवेंट के सिग्निफिकेंस को समझो, वो उनका 125th हैप्पी बर्थडे था, ठीक है। इसलिए गवर्नमेंट ने जो जो भी किया है वो हमें पता होना चाहिए। कि उनका पुतला बनाएंगे, अभी पुतला नहीं है तो उनका फोटो डालेंगे होलोग्राम करके। कहाँ पे डालेंगे? वहां पे जब जॉर्ज फाई खड़े थे एक जमाने में, वहां पे करेंगे। समझ रहे हो? लिख लो, देन वी विल गो अहेड। चलो हो गया, आगे चलेंगे। चलो, हु इज द न्यू चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ऑफ इंडिया? 15 दिन पहले a new person was appointed as the chief economic advisor। यार पेपर नहीं पढ़ा क्या? मतलब इतने आंसर्स ही नहीं आ रहे हैं, मतलब आई एम शॉक। यस, अनंत नागेश्वरन। हिज नेम इज अनंत नागेश्वरन, ठीक है। और किसको रिप्लेस किया उन्होंने? he replaced which person? उनके पहले कौन थे? अरविंद सुब्रमण्यम तो नहीं थे भाई, के सुब्रमण्यम, ठीक है। यस, के सुब्रमण्यम, ठीक है। और अभी कौन बने हैं? अनंत कृष्णन। तो हमें पता होना चाहिए दैट चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर होता क्या है, कौन होते हैं। तो उनकी पोजीशन क्या होती है? इक्विवेलेंट टू रैंक ऑफ सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। उनका रोल है वो एडवाइजरी रोल है। एडवाइजरी रोल का मतलब वो है कि वो कुछ भी गवर्नमेंट को कहते हैं, देन इट इज नॉट बाइंडिंग ऑन द गवर्नमेंट टू फॉलो हिज इंस्ट्रक्शंस। पता चला? he heads the economic division of Department of Economic Affairs,
मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। किसके हेड है वो? इकोनॉमिक डिवीजन के, विच इटसेल्फ इज अ पार्ट ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। ठीक है, उनको अप्रूवल कौन देता है कि हाँ भाई आपको सिलेक्ट किया गया है? अपॉइंटमेंट कमिटी हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। जो भी टॉप लेवल अपॉइंटमेंट्स होती है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है, सीडीएस है, ये सारे डिसीजंस कौन लेते हैं? प्राइम मिनिस्टर खुद लेते हैं थ्रू अपॉइंटमेंट कमिटी। क्या उनका टेन्योर सिक्योर है? टेन्योर मतलब क्या आपको 1 साल के लिए अपॉइंट किया जाता है, 2 साल के लिए, ऐसा कुछ है? द आंसर इज नो। ही हैज नो सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर एंड दिस इज नाइदर अ कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस, ना कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, नॉर अ स्टैट्यूटरी ऑफिस। स्टैट्यूटरी मतलब इट इज नॉट इवन प्रोवाइडेड इन एनी लॉ। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या होता है उनका? सबसे इंपॉर्टेंट, प्रिपरेशन ऑफ इकोनॉमिक सर्वे। बजट के पहले क्या आता है? इकोनॉमिक सर्वे। पता है? इकोनॉमिक सर्वे जैसा कुछ आता है, वो तो पता है ना भाई? ठीक है, आप हार्ट अटैक मत दो मुझको यार। हाँ, तो वो कौन बनाते हैं? चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर बनाते हैं। एंड ही इज द एक्स ऑफिशियो कैडर कंट्रोलिंग अथॉरिटी ऑफ इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज। यूपीएससी जो कमीशन है वो इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज के लिए भी रिक्रूटमेंट करता है। तो उसमें से जो भी रिक्रूटमेंट होती है उनको कंट्रोल, अपॉइंटमेंट, ट्रांसफर कौन करते हैं? चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर। ठीक है, पता चल गया एवरीबॉडी? लिख लो। अपॉइंट यस, लेकिन अपॉइंट करना कहता कौन है? द आंसर इज सेंट्रल गवर्नमेंट। बजट के बारे में तो मैं कुछ नहीं पढ़ाऊंगा बिकॉज आई डोंट थिंक सो इट इज दैट मच इंपॉर्टेंट। बजट के ऊपर कभी भी आपको क्वेश्चंस नहीं पूछते हैं। ठीक है, सो आई डोंट थिंक सो। अगर उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट स्कीम ऐसा कुछ होगा तो वो मैं पढ़ाऊंगा शायद, लेकिन पहले तो मुझे भी खुद को बजट ही पढ़ना है। सो यस, एक बार पढ़ लेते हैं बाद में। हो गया गाइस, चले आगे एवरीबॉडी। चलो, ISRO recently performed a evasive maneuver of Chandrayaan-2। GOI मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। GOI का मतलब है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, ओके, कमिंग बैक टू दिस। अनमोल, योर आंसर इज करेक्ट, वेरी गुड। सिद्धांत, आपका आंसर भी करेक्ट है। बेसिकली यहाँ पे ये पूछ रहे हैं कि रिसेंटली अभी क्या हुआ था, चंद्रयान-2 ऑर्बिट कर रहा है मून को, मून के पास, और मून के पास ही दूसरी एजेंसी का भी एक खुद का ऑर्बिटर है। तो वो दोनों कोलाइड होने वाले थे बिकॉज वो काफी नजदीक थे। फिर इसरो ने क्या किया, हमारे जो हमारा चंद्रयान-2 है उसका थोड़ा पाथ चेंज किया। मैंने क्वेश्चन ये पूछा है कि वो सामने वाली एजेंसी कौन सी थी और उनका ऑर्बिटर का नाम क्या है? द एजेंसी वाज नासा और उनके ऑर्बिटर का नाम है लूनार ऑर्बिटर मिशन, सॉरी लूनार रिकॉग्निशंस
ऑर्बिटर। हो गया। पता था ये? आई होप यू गाइस रिमेंबर द नेम ऑफ द लैंडर विक्रम एंड रोवर प्रज्ञान। ठीक है, चलो आगे चलेंगे। CBI is under whose administrative control? दिल्ली पुलिस, गलत आंसर। होम अफेयर्स, ओके ओके, लिख लो लिख लो। किसी ने अभी तक सही आंसर नहीं दिया। सिद्धांत, वेरी गुड, चलो एक सही आंसर आ गया। ये भी मुझे बताओ, मैं कितनी बार पढ़ाऊं? क्या सीबीआई के बारे में हम पहले नहीं पढ़ चुके हैं? नए स्टूडेंट्स की बात अलग है, मैं पुरानों को पूछ रहा हूं। हाँ, अब आए सब लोग ऑन राइट ट्रैक। फॉर मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस, ठीक है, it is a statutory body. The answer is no, but they derive their power from Delhi Police Special Establishment Act 1946। पता चला DSPE, DPSE. Who are the members? Prime Minister plus Chief Justice of India plus Leader of Opposition. याद आया? Everybody? देखो गाइस, ये मैंने कब पढ़ाया था? When the government of West Bengal withdrew, when the government of West Bengal withdrew the consent they gave to CBI to carry out investigation in the state, उस परमिशन का नाम क्या था? What is the name of that permission? Very good सिद्धांत, very good. बाकी किसी को याद है? जनरल कंसेंट। प्लीज अभी आप रिवीजन शुरू कर दो गाइस, ठीक है। जनरल कंसेंट, ये कंसेंट कौन देता है? दिस कंसेंट इज गिवन बाय स्टेट्स टू अलाउ सीबीआई टू कैरी आउट इन्वेस्टिगेशन इन देयर स्टेट। पता चला? जैसे वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट देती है कंसेंट के सीबीआई को कि अगर आपको कुछ इन्वेस्टिगेशन करनी है तो आप हमारे स्टेट में आके इन्वेस्टिगेशन कीजिए। पता चला? इन द एब्सेंस ऑफ दिस कंसेंट सीबीआई कैन नॉट कंडक्ट एनी इंक्वायरी इन दैट पर्टिकुलर स्टेट। पता चला? लीडर ऑफ अपोजिशन लिखा है, LOP, लीडर ऑफ अपोजिशन, ठीक है। जनरल कंसेंट का मतलब पता चल गया। इन इंडिया जितने भी अपोजिशन रूल स्टेट्स हैं राइट नाउ, दे हैव विथड्रू दिस जनरल कंसेंट। व्हाई? बिकॉज दे से दैट सेंट्रल गवर्नमेंट इंटरफियर इन आवर एडमिनिस्ट्रेशन। पता चला? सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है? विद द हेल्प ऑफ द सीबीआई they are interfering in our state. So basically total 8 states
withdrew their consent. इस बात को लेके हमारे चीफ जस्टिस को थोड़ा सा दुख हो गया, ठीक है। इसके लिए काफी चर्चा में है ये बात, पता चली, इसलिए मैं पढ़ा रहा हूं आपको। अंडरस्टूड? इट वॉज क्रिएटेड बाय CBI was created by Home Ministry in 1963 under the recommendation of Santhanam Committee. Understood? अरे भाई, डायरेक्टर हो या डायरेक्टर जनरल हो, कोई बात नहीं, मतलब CBI का हेड होता है ना यार, समझ रहा है तो दोस्त। डायरेक्टर जनरल, बस DG हटा देते हैं। अरे यार कितनी बार बताऊं, मैं जब बोलता हूं तब आप लोग करते क्या हो, मुझे सीरियसली पता नहीं चल रहा है यार। लीडर ऑफ अपोजिशन है भाई ये, ठीक है। लीडर ऑफ अपोजिशन, ठीक है। चीफ विजिलेंस कमीशन, दिस इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी फॉर्म इन 2003, ठीक है। और चीफ विजिलेंस कमीशन के बारे में भी मैंने क्या बढ़ाया था, दैट दिस वाज नॉट अ स्टैट्यूटरी बॉडी बिफोर, इसे स्टैट्यूटरी बॉडी बनाया गया इन 2003। आई होप यू गाइस रिमेंबर। चीफ विजिलेंस कमिश्नर मैंने आपको लास्ट लेक्चर में ही पढ़ाया है, वो भी एकदम डिटेल में, क्योंकि 3 की जगह भी कितने हैं, 1 ही है इसके लिए। और एक बात और याद रखना, दिस बॉडी वाज आल्सो क्रिएटेड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ के संथानम कमिटी। अंडरस्टूड? और इसमें कौन है मेंबर्स, इसका डायरेक्टर सिलेक्ट करने में द चीफ विजिलेंस कमिश्नर कौन सिलेक्ट करता है, प्राइम मिनिस्टर प्लस होम मिनिस्टर प्लस लीडर ऑफ अपोजिशन। हो गया? चलो आगे चलेंगे गाइस। दिस आर इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस, मैंने काफी अच्छे से कवर किया है, तो मेक श्योर अभी ये आपको आए, पता हो आपको, ठीक है। चलो, शेड्यूल 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, किसी को आइडिया? इन कॉन्स्टिट्यूशन देयर आर टोटल 12 शेड्यूल्स। एक बात याद रखना, जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था ऑन 1950, देयर वर ओनली 8 शेड्यूल्स, लेकिन आज टोटल कितने हैं, 12 है। वेरी गुड, ये आप सबको पता है, मुझे बहुत अच्छा लगा जान के, ठीक है। देखो ध्यान से सुनना, द कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर्स दैट वी हैव अ लार्ज ट्राइबल पॉपुलेशन इन अवर कंट्री, ठीक है। तो फॉर देयर डेवलपमेंट, उनका आप अच्छे से डेवलपमेंट कर पाओ, फॉर दैट पर्टिकुलर रीजन, in those states where there is high number of tribal people, higher population of tribal people,
special provision of Schedule 5 has been given to them. What are the protection given to this particular thing in Schedule 5 in those states? तो वो है that they have a committee. Committees बनाई जाती है ताकि उनके प्रॉब्लम्स ज्यादा अच्छी तरह से सॉल्व किया जाए. मैं आपको डिटेल में नहीं करवा रहा बिकॉज फिर मुझे आपको कमिटीज में कौन है, 20 जन की कमिटी होती है, वो सब पढ़ाना पड़ेगा. दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट. आई गेस देयर आर टोटल 9 states अंडर विच आर इंक्लूडेड अंडर शेड्यूल 5. ठीक है, कितने स्टेट्स है? 9 states. What is the objective of this particular Schedule 5? Welfare and developments of tribal areas. ठीक है, अंडरस्टूड. उनका एक कमिटी बनाई जाती है, which committee, in that committee from this tribal area there are some representative and also जो scheduled tribe के MLA होते हैं in this areas, they are also part of that committee. पता चला, ताकि उनके प्रॉब्लम्स बेहतर तरीके से रिप्रेजेंट हो सके इन द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली. फॉर दैट रीजन ये चीजें की जाती है. पता चला. ऑल्सो वन ब्यूटिफुल प्रोविजन ऑफ शेड्यूल 5 इज, ध्यान से सुनना, इन गुजरात आपको पता होगा द एरिया ऑफ अरावली, दाहोद, दे आर ट्राइबल डोमिनेटेड रीजन्स. दाहोद जाओ आप कभी, फिर ये क्या है, पंचमहाल जाओ आप, अरावली जाओ, तो दे आर ऑल ट्राइबल एरियाज. तो वहां पे अगर स्टेट कोई लॉ पास करता है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, तो जो गवर्नर होता है वो उससे मॉडिफाई कर सकता है अपनी तरह से, so that the law is suitable to the tribal area. पता चला? Do you guys understood? कि अगर कोई स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली लॉ पास करती है, then governor can modify that law so that it can suit better to the tribal people in that region. पता चला? Now there is something else which provides much higher powers to this tribal region. एक और mechanism है in the constitution which provides more powers. More powers मतलब ऐसे powers कि पूरा एक डिस्ट्रिक्ट बना सकते हो आप, जिसे कहते हैं ADC. ठीक है, ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट काउंसिल. नाउ दिस इज परमिटेड अंडर शेड्यूल 6. आपको ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनानी है, ठीक है, फिर ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनानी है. This is permitted under Schedule 6, but this is only allowed to 4 states: Assam, Meghalaya, मिजोरम, त्रिपुरा. तो आप लोग सोचोगे कि सर बाकी ट्राइबल के लिए इन दैट 9 स्टेट शेड्यूल 5 एप्लीकेबल होता है, लेकिन ये 4 स्टेट्स के लिए क्यों शेड्यूल 6 सर? और इनको क्यों इतने ज्यादा पावर्स दिए गए हैं कि ये लोग अपनी खुद की एक ऑटोनोमस, द वर्ड हियर इज ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बना सकते हैं. नाउ दे हैव पावर टू मेक लॉज, दे हैव पावर टू रेगुलेट द मार्केट्स, हॉस्पिटल्स एंड एवरीथिंग. दे हैव इवन पावर्स ऑफ टैक्सेशन इन दैट एरिया. तो ये क्यों किया गया, क्यों इनको अलग रखा गया है शेड्यूल 6 में? द आंसर इज that the tribal people in this region, in these 4 states, they are very different from the tribal people found in those 9 other states. पता चला? पता चला? So to safeguard their culture and identity, ये प्रोविजंस किए गए हैं कि वो लोग अपने कल्चर को बनाए रखे, उनकी आइडेंटिटी बनी रहे. इसके लिए दे हैव बीन गिवन मोर गवर्निंग पावर्स. सो दैट दे कैन सेफगार्ड देयर कल्चर एंड आइडेंटिटी. पता चला? अंडरस्टूड?
शेड्यूल 6 का पावर कहां से आता है? फ्रॉम आर्टिकल 244 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। एंड जो एरिया, देर आर टोटल 10 ABC इन इंडिया, आसाम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा में टोटल 4 स्टेट में टोटल कितने डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है? ऐसे 10 है। पता चला? इन 3 स्टेट्स, 4 स्टेट्स में टोटल कितने हैं ऐसे काउंसिल्स? 10 है। ठीक है, सो आपको पता होना चाहिए। और गाइस आपको पता चल रहा है कि ये मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं आपको अरुणाचल प्रदेश के केस में। दैट अरुणाचल प्रदेश क्या डिमांड कर रहा है? दैट वी शुड आल्सो बी इंक्लूडेड इन शेड्यूल 6। ये मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, ये रिवीजन करवा रहा हूं। ठीक है, आप अरुणाचल प्रदेश वाला पीपीटी निकाल के देखो, उसमें क्या दिया गया है? दैट द ट्राइबल पीपल, द चीफ मिनिस्टर ऑफ अरुणाचल प्रदेश, क्या नाम है उनका? उस लेक्चर में भी पढ़ाया था, पेमा खांडू। वो क्या कह रहे हैं? दैट वी शुड आल्सो बी इंक्लूडेड इन शेड्यूल 6। याद आया सिद्धांत? ठीक है, आर्टिकल 244 अगर आप पढ़ो उसका टेक्स्ट, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं 244 में क्या लिखा है। मेरे पास एक बुक है कॉन्स्टिट्यूशन का, क्या बताता है वो उसमें। रुक जाओ एक मिनट। हाँ, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल एरिया एंड शेड्यूल ट्राइबल एरियाज। मैंने जस्ट आपको बोला कि शेड्यूल 5 एंड शेड्यूल 6, ये दो जो प्रोविजंस दिए गए हैं इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वो कहां पे मेंशन किए गए? आर्टिकल 24 में। ठीक है, और आर्टिकल 24 का टाइटल ही ये है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल एरियाज, दैट इज 244, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल एरियाज। अगर शेड्यूल एरिया बोले तो शेड्यूल 5 आएगा, एंड ट्राइबल एरियाज, अगर ट्राइबल एरियाज बोले तो शेड्यूल 6 आएगा। बेसिकली आप पढ़ लो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल 5 एंड शेड्यूल 6, ये टाइटल है कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है। ठीक है, ओके गाइस, पता चल गया? क्रिस्टल क्लियर? अरुणाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर ने कहा है स्टेट असेंबली में कि हमको बनना है, हमको शेड्यूल 6 में आना मांगता है। ठीक है, और वो इसके लिए आना मांगता है ताकि ज्यादा पावर्स मिले उनको। पता चला? ऑल क्लियर? चलो, तो आज का कार्यक्रम यहीं पे समाप्त करते हैं। अभी आपको कुछ कहना है, कुछ पूछना है तो पूछ लो, वरना थैंक यू। गुड बाय गाइस, टेक केयर।